वेलकम टू द चैनल B.Ed करिकुलम। बात करते हैं पेपर थर्ड में जो ईटी है लर्निंग की। इसमें सेकेंड यूनिट में ही लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग में लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग जो है अधिगम व बिहेवियर में को मोल्ड करता है, बिहेवियर में चेंजेस लाता है अभ्यास के थ्रू या किसी ट्रेनिंग के थ्रू। लर्निंग इज डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। हम प्रैक्टिस और बिहेवियर के थ्रू अपने व्यवहार में चेंज करते हैं, वो परमानेंट चेंज होता है, इसे हम अधिगम का नाम देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जब माचिस की तीली जलाता है और उससे जब भी जल जाता है वह अगर आग से, तो उसके दिमाग में एक लर्निंग हो जाती है, एक अधिगम हो जाता है उसे कि जब भी वह आग देखेगा उससे सतर्क हो जाएगा। लर्निंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। लर्निंग जो है अधिगम मतलब सीखना है और वर्ल्ड के बारे में नॉलेज ग्रहण करना है। हम ज्ञान ग्रहण करते हैं संसार के बारे में। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, तो क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी है, स्किनर ने डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू स्किनर लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज अडॉप्टेशन। मतलब लर्निंग जो है वो प्रोग्रेसिव चेंज होता है, हमें आगे की ओर बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर के अनुसार ये डेफिनेशन है। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग जो है हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं अभ्यास के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ प्रकृति होती है। तो अधिगम जो है वो ग्रोथ के होता है, वह वृद्धि करता है मनुष्य में, उनके बिहेवियर में, उनके मेंटल लेवल को डेवलप करता है। तो यह एक वृद्धि का प्रोसेस है। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। हमें एडजस्टमेंट करना सिखाता है अधिगम कि हम न्यू सिचुएशंस को कैसे डील करें, उनमें कैसे एडजस्ट हो पाएँ। लर्निंग पर्पसफुल होती है। तो अधिगम जैसे जब हम करते हैं तो किसी एक उद्देश्य को लेकर करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। लर्निंग से हमें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, यह हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ावा देता है। यह एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो भी लर्निंग करता है लर्नर यानी कि, तो वह एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इसमें। और यह एक इंडिविजुअल और सोशल दोनों ही प्रोसेस हैं क्योंकि हम इसमें सोशली कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे एक दूसरे से के लिए कंपैटिबिलिटी है हमारे बीच में, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देन लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अधिगम जो है वह इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। लर्निंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ द लर्नर के कंडक्ट को ये इन्फ्लुएंस करती है। देन है डोमेन्स ऑफ लर्निंग। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जो 2019 में आया भी था। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग में 3 तरह के डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में वे सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी बुद्धि से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि कितना हम थिंकिंग कर पाते हैं, क्या लैंग्वेज है, कितना हम सोच पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं। ये मेनली ब्रेन से रिलेटेड होगा। कौन से डोमेन्स के लिए जो है महात्मा गांधी ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था 3H का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने भी कॉग्निटिव डोमेन को हेड से रिलेट किया है। एक H उसमें हेड के लिए स्टैंड करता है। उन्होंने भी यही बताया है कि इसमें जो है माइंड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। देन है इसमें कॉग्निटिव डोमेन को बूम ने कुछ फर्दर कैटेगराइज किया है, जिसमें फर्स्ट है नॉलेज की हमारा ज्ञान कितना है, कॉम्प्रिहेंशन हम उससे कितना समझ पा रहे हैं, क्या हम ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं, एक्सट्रापोलेशन कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन। देन कितना हम अपने ज्ञान को, जितना हमने ज्ञान को अर्जित किया उतना हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, एनालिसिस। फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, देन सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करेंगे और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे। अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हम कौन से बिलीफ पे जो है
ट्रस्ट करते हैं, वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड क्या है, यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड फीलिंग्स को जो है डील करता है अफेक्टिव डोमेन। इसमें महात्मा गांधी का 1H जो है हार्ट से रिलेटेड था, जो उन्होंने 3H का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो फीलिंग से रिलेटेड। अफेक्टिव डोमेन टोटली डील्स विथ फीलिंग, हमारे इमोशंस क्या हैं इसमें डील करता है ये। तो इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 5 पॉइंट्स में। रिसीविंग, यानी कि हम जो नॉलेज को रिसीव करते हैं। देन रिस्पॉन्डिंग, उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है। वैल्यूइंग, हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ऑर्गेनाइज करना। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये बताते हैं। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट है साइकोमोटर डोमेन। ये थर्ड डोमेन है, ये हमारे गतिक कौशल से रिलेटेड होता है। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। तो 3H कॉन्सेप्ट में महात्मा गांधी के 1H जो हैंड से रिलेटेड था, यानी कि साइकोमोटर फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेट कर रहा था, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। साइकोमोटर डोमेन जो है गतिक कौशल होते हैं हमारे, जो हम फिजिकली करते हैं। इसे जो है 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। रिस्पॉन्सिव चेंज एंड कोऑर्डिनेशन, देन रिस्पॉन्स पैटर्न क्या होते हैं। साइकोमोटर डोमेन्स की 5 स्टेजेस हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहले परसेप्शन क्या है, उसके बाद सेट करते हैं, देन गाइडेड रिस्पॉन्स को देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं इसके स्टेजेस के। अब देखते हैं फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या फेज़ होते हैं और क्या स्टेजेस होती हैं। तो ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आया भी है 2019 में। टीचिंग के फेजेस में और स्टेजेस में 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। प्री एक्टिव फेज़, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। पहले हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाएंगे हम, उसके लिए सारी तैयारियां करते हैं। फिर देन है इंटरैक्टिव फेज़, मतलब हम जब पढ़ा रहे होते हैं, ये वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो हम अपनी प्लानिंग को इसमें इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसे। देन है पोस्ट एक्टिव फेज़, ये हमारा इवैल्यूएशन होता है कि जो हमने टीचिंग की है उसमें हमारा रिव्यू कैसा आ रहा, हमारा बच्चों के थ्रू रिस्पॉन्स क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। बच्चे हमारा क्या फीडबैक दे रहे हैं, तो वो हमें इवैल्यूएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है पोस्ट एक्टिव फेज़ में। तो फर्स्ट देखते हैं प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। फर्स्ट है, इसमें हम मेनली प्लानिंग करते हैं। इन द प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग द प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज़ कैरीड ओवर, इसमें जो है प्लानिंग को कैरी ऑन किया जाता है। दिस फेज़ इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच अ टीचर परफॉर्म बिफोर क्लासरूम, क्लास में आने से पहले जो है टीचर जो जो एक्टिविटीज़ करती है वह इसमें आती हैं। इसमें लेसन प्लान को प्रिपेयर करना, अरेंजिंग फर्नीचर को अरेंज करना, इक्विपमेंट अरेंज करना क्लासरूम में, और पेपर्स को अरेंज करना, देन टेक्स्ट बुक को अरेंज करना, और ये सारी चीज़ें प्री एक्टिव फेज़ में आती हैं। प्री एक्टिव फेज़ इज़ मोर और लेस डेलिब्रेट, ये मोर और लेस डेलिब्रेट होता है। प्री एक्टिव टीचिंग कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ the planning of a lesson. Planning includes identifying the objectives to be achieved in terms of student learning. Planning मतलब हम इस चीज़ की करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, क्या हमारा उद्देश्य होगा। देन इसमें आता है ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ इन प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज़ में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं एक टीचर के थ्रू या एक प्यूपल टीचर के थ्रू। तो इसमें डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें फाइंड आउट करते हैं। देन सेलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, क्या हम पढ़ाएंगे उस कंटेंट को जो है सेलेक्ट करते हैं। सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, जब हम पढ़ाते हैं तो प्रेजेंटेशन करते हैं, इसके लिए हमें सीक्वेंस करना होता है कंटेंट का कि हम पहले ये पढ़ाएंगे, देन ये पढ़ाएंगे, देन ये, तो उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। देन है सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी,
बच्चों को इंस्ट्रक्शन किस मेथड के थ्रू देना है इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन सेलेक्ट अबाउट हाउ एंड व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज होती है या सेकेंड फेज़ होता है इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। इंटरैक्टिव फेज़ में हम जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी प्लानिंग का। ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है टीचिंग का, क्योंकि यही वो फेज़ होता है जिसमें एक टीचर अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है और उसके इवैल्यूएशन को इसी के बेसिस पे दिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फेज़ भी होता है और इसमें फ़ेस टू फेस होते हैं टीचर और उनके स्टूडेंट। इसमें सारी ही नॉलेज टीचर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है बच्चे को। All those activities which are performed by a teacher after entering in the class are clubbed and under interactive phases। जब टीचर क्लासरूम में एंटर करता है और उसके क्लोजर स्केल तक जब वो पढ़ा के चला जाता है तब तक इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो इंटरैक्टिव फेज़ में आती हैं। इंटरैक्टिव फेज़ में क्या ऑपरेशंस होते हैं या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, तो इसमें परसेप्शन पहले देखा जाता है, देन डायग्नोसिस किया जाता है और उसके बाद रिस्पॉन्स किया जाता है। तो परसेप्शन इंटरैक्शन प्रोसेस डिमांड्स एन अप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। स्टूडेंट का टीचर के लिए क्या परसेप्शन है और टीचर का स्टूडेंट के लिए क्या परसेप्शन है, ये देखा जाता है। देन है डायग्नोसिस। A teacher tries to access the achievement level of his student with regard to their abilities, interest and aptitude। टीचर यह ट्राई करता है कि वह अपने स्टूडेंट्स की अचीवमेंट लेवल को जान सके कि वह कितना जो है कैपेबल है, अपनी उसकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और उसके एप्टीट्यूड को देखते हुए। देन है रिस्पॉन्स। अंडर दिस स्टेज टीचर ऑब्जर्व्स द स्टूडेंट्स that how they respond to the teacher's question। इसमें देखा जाता है कि एक स्टूडेंट या जो स्टूडेंट्स हैं वह बच्चे टीचर के क्वेश्चंस का कैसे आंसर कर रहे हैं, आंसर कर भी रहे हैं या नहीं, तो इसमें रिस्पॉन्स देखा जाता है बच्चों का। देन है पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। ये थर्ड फेज़ है टीचिंग का, थर्ड स्टेज है। इसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं, फीडबैक देखते हैं बच्चों का। यह सबसे लास्ट स्टेज होता है। तो इसमें टोटल टीचिंग का जो है फीडबैक निकाला जाता है, रिस्पॉन्स होता है ये बच्चों का। इसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं पोस्ट एक्टिव फेज़ में, उसमें बताया जाता है कि टीचर कितना कैपेबल है, क्या जो है टीचर की स्किल्स रही, ये सारी चीज़ें इसमें बच्चे के थ्रू फीडबैक में बताई जाती हैं। सो ये था डोमेन्स एंड स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ टीचिंग, जो 3 फेजेस में है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। सो थैंक यू एवरीवन।